हेलो एवरीवन, वेलकम टू किम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं दीक्षा वैश और आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड चैप्टर नंबर 4 ईवीएस पार्ट 1 का एनवायरमेंटल बैलेंस। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि इसके पहले हम इसके 2 सेशन कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि एनवायरमेंटल बैलेंस में बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जीव विविधता, जैसे जीवन शैली या जो लाइफ स्टाइल है, पर्टिकुलरली लेक के पास अगर जाएंगे हम, हमारे सराउंडिंग रीजन में, सराउंडिंग एरिया में देखेंगे, या रिवर के साइड्स में अगर देखेंगे तो वहाँ के लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन से एनिमल्स अलग अलग होते हैं, कौन से नए एनिमल्स वहाँ पे होते हैं, तो इन सबको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। उसके अलावा हमने देखा था फूड चेन्स। सो डिफरेंट फूड चेन्स यहाँ पर हमने देखी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर जो है वो ग्रास को खाता है और ग्रास हॉपर को खाता है स्मॉल बर्ड। और ग्रास अपना फूड कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? सो फ्रॉम सनलाइट। उसी तरह से तो ये हो गया एक कंप्लीट फूड चेन। उसी तरह से एक और फूड चेन हमको दिया था, देखिए यहाँ पे हमको बोला गया है कि डियर क्या खा रहा है, व्हाट इज द फूड ऑफ डियर। तो डियर का फूड है लीव्स, ओके, प्लांट्स। और डियर को कौन खाने वाला है? तो डियर को खाने वाला है टाइगर। तो ये हो गया एक और फूड चेन। यहाँ पे हमको इसके अलावा एक और फूड चेन दिया था एज अ क्वेश्चन पैटर्न। तो यहाँ पे हमको दिया है कि सनलाइट से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी एक प्लांट की लीव पर एक कैटरपिलर है। तो कैटरपिलर को कौन खाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ दिया गया है कि आउल जो है वो एक छोटे से बर्ड को खा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा हमारा स्मॉल बर्ड। तो स्मॉल बर्ड इस कैटरपिलर को खाएगा और स्मॉल बर्ड को खाएगा आउल। तो ये हो गया एक और फूड चेन। एक और फूड चेन हमको यहाँ पर दिया है कि ग्रास को खा रहा है रैबिट और रैबिट को खाने वाला है स्नेक। और अब जैसे आपने देखा कि ग्रास को रैबिट भी खा रहा है, ग्रास को इसके अर्लियर पिक्चर में कौन खा रहा था? ग्रास हॉपर भी खा रहा था। मतलब एक से ज्यादा एनिमल दूसरे को या दूसरी चीज को खा रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं फूड वेब। देखिए जैसे यहाँ पे हमको एक्सप्लेन किया गया है, ग्रास कौन कौन खा रहा है या प्लांट्स कौन कौन खा रहा है, तो डियर भी खा रहा है, ग्रास हॉपर भी खा रहा है, या फिर कैटरपिलर भी खा रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर हमको कुछ फ्रूट और फ्लावर्स दिए, तो ये स्क्विरल भी है, माउस भी है। इन दोनों को कौन खाएगा? सो इन दोनों को स्नेक भी खा रहा है। स्नेक को कौन खा रहा है? स्नेक को खा रहा है ईगल। रैबिट जो है ये प्लांट्स और फ्रूट्स दोनों ही खाते हैं और रैबिट को कौन खा रहा है? रैबिट को खा रहा है ईगल और रैबिट को ही खा रहा है लॉयन भी और फॉक्स भी। तो इसका मतलब रैबिट एक से ज्यादा अलग अलग जानवरों का फूड है। तो ये हो गया एक क्रिस क्रॉस वेब और इसके बेस पे हम अलग अलग फूड चेन्स बना सकते हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक फूड चेन जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो ये भी हम देख चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। जैसे कि हमने बोला था कि प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। हमारा उल्टा है, एनिमल्स उल्टा करते हैं। एनिमल्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन को खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। लेकिन प्लांट्स इसका उल्टा करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेंगे मतलब खींचेंगे और रिलीज क्या होगा? ऑक्सीजन। और देखिए अगर प्लांट्स भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते तो क्या होता? ऑक्सीजन होता ही नहीं। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चेन है या एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ओके, और इसी कॉन्सेप्ट को हमको बोला गया है अब एनवायरमेंटल बैलेंस। चलिए तो एक पिक्चराइज्ड वर्क देखते हैं यहाँ पर, उसके ऊपर से समझते हैं कि एनवायरमेंटल बैलेंस एग्जैक्टली किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये प्लांट्स है, कुछ लीव्स है, ट्री है। इनको कौन खाता है? तो इनको खाते हैं हर्बीवोरस। कौन कौन है? डियर है, ग्रास हॉपर है, रैबिट है, इंसेक्ट्स है, कैटरपिलर है। ओके, तो यहाँ पर रैबिट रिपीट हो गया है, देख लीजिए। तो ये हर्बीवोरस है और ये सब किसको खाने वाले हैं? प्लांट्स, ग्रास या फिर लीव्स को या फ्रूट्स को, इसके ऊपर ये जिंदा रहने वाले हैं। अब जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पे आ गए लायन भाई साहब, और ये किनको खाने वाले? ये खाने वाले हैं डियर को। और देखिए जितने भी हरा हरा खाने वाले हैं ना उनको हमने ग्रीन कलर से डिनोट किया है, और जितने भी दूसरे जानवरों को खाने वाले हैं उनको हमने रेड कलर से डिनोट किया है। तो देखिए यहाँ पे रेड बॉक्स में हमको दिख रहा है टाइगर। तो टाइगर किसको खाएगा? डियर को, रैबिट को। ओके, इन दोनों को खा लेता है। और इनको हम बोलते हैं, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवरस। और कौन कौन कार्निवरस है तो जरा देख लेते हैं, एक चेन और भी जाते हैं। स्नेक रैबिट को खाता है, स्मॉल बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट को खाते हैं। अब ये होगा कार्निवरस, लेकिन ईगल जो है
ईगल ग्रास हॉपर को या इंसेक्ट्स को नहीं खाता है। ईगल किसको खाएगा? थोड़े बड़े जानवरों को, जैसे स्नेक, स्मॉल बर्ड्स, या फिर रैबिट को भी खा लेता है ईगल। ओके, तो अब स्नेक और ये स्मॉल बर्ड भी कार्निवोरस है और ये भी कार्निवोरस है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि ये उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, या आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो ट्रीज है या प्लांट्स है, इनके रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब अवशेष, जैसे सूखे हुए पत्ते नीचे गिर जाते हैं या सूखी हुई ब्रांचेस नीचे गिर जाती हैं, तो पत्ते, ब्रांचेस, सूखे पत्ते, ठीक है, सूखे पत्ते में येलो कलर से किया मैंने। या फिर बहुत बार क्या होता है कि फ्रूट्स गल जाते हैं, सड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। फ्रूट्स फ्रूट्स गल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। या फिर ब्रांचेस, जैसे हमने कहा था, ब्रांचेस भी गिरते हैं, लकड़ियां, डंडियां, इनका क्या होता है? या फिर क्या टाइगर हमेशा जिंदा ही रहेगा? नहीं, कभी ना कभी तो मरेगा। नेचुरल डेथ बोलिए, या फिर अगर किसी और टाइगर के साथ अगर ये लड़ रहा है तो उसके साथ फाइटिंग करते वक्त अगर इसकी मौत हो गई या ये मर गया तो फिर क्या होगा? तो इनके जो रेसिड्यू मतलब अवशेष होंगे, ठीक है, जैसे आपने अगर देखा होगा कि लाइव चैनल्स में या टीवी चैनल्स में क्या करते हैं ना, जब आप किसी वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम को देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि इनके जो स्केलेटन्स होते हैं वो वैसे ही पड़े रह जाते हैं। स्केलेटन्स जो है वो वैसे ही पड़े रहते हैं। किसी जानवर के स्केलेटन जो है वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। ऑब्वियसली आंखें नहीं दिखेंगी, इस तरह से गड्ढे दिखते हैं वहां पे, और ऐसे बोन्स होती है उनकी। तो ये बोन्स जो है ये ऐसे ही पड़ी रहती है। इन बोन्स का क्या होता है? क्योंकि जो ये जो कार्निवोरस एनिमल्स है ना, ये क्या खाते हैं? इनका मीट, इनका मांस खा लेते हैं, लेकिन इनकी बोन्स, सभी एनिमल बोन्स नहीं खाते, कुछ एनिमल बोन्स को छोड़ देते हैं। तो फिर उन बोन्स का क्या होगा? या फिर ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे स्किन, तो बहुत सारी जो चीजें होती है तो वो जो नहीं खाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, वो उनका क्या होता है? या फिर जो, अगर ये सारे एनिमल मर जाएंगे तो इनके रेसिड्यू मतलब इनके अवशेषों का क्या होगा? इनके जो पार्ट्स बचे उनका क्या होता? मान लीजिए अगर ये सालों से, जैसे फ्रूट्स है, लीव्स है, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो अभी तक क्या होता? इतने साल हो चुके, अर्थ की जो लाइफ है वो हजारों सालों की हो चुकी है, तो क्या होता? इतना सारा गार्बेज जमा हो जाता कि हम इस गार्बेज को कहीं रख नहीं पाते, क्योंकि लैंड तो लिमिटेड है ना, जमीन तो लिमिटेड है। हम इंसानों के लिए कम गिर रहा है, हम जंगलों को तोड़ रहे हैं और जमीन बना रहे हैं, बना नहीं रहे, जमीन हथिया रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर ये इस तरह का गार्बेज जमा होते जाता, मतलब इनके रेसिड्यू जमा होते जाते, तो बहुत डिफिकल्ट कंडीशन हो जाती, डिसीजेस बहुत बढ़ जाते, एनवायरमेंटल अनक्लीन रहता। लेकिन इनके जो रेसिड्यूज है, मतलब इनके जो अवशेष है, कौन से अवशेष? जैसे अगर हम पेड़ की बात करेंगे तो पेड़ के फूल, पत्ते, उनकी ब्रांचेस, उनके सड़े हुए फ्रूट्स, या एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल की भी रेसिड्यू होती है, जैसे उनके स्केलेटन। इन सबको खाने की जिम्मेदारी जो है ना वो होती है इस बंदे की। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन्हीं को हम डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते रहता है? डीकम्पोजर्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? इन सभी के जो रेसिड्यूज होते हैं, मतलब बचे हुए जो अवशेष होंगे, जैसे फूल, पत्ते, ब्रांचेस, फल, सड़े हुए फल, या फिर जानवरों की हड्डियां, या फिर उनकी स्किन या कुछ पार्ट्स, तो ये वो खाते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोज करके, डिकम्पोज होने के बाद ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं सॉइल में। देखिए, ये जो हमने रेसिड्यू बोले हैं, अवशेष, देखिए यहाँ पे हमने डार्क ब्लू कलर से इसको शो किया है। रेसिड्यू जो है ये डार्क ब्लू कलर से हमने शो किया है, ये बारीक बारीक ब्लू कलर में। और ये कहाँ जाते हैं? ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और उसके बाद ट्रीज या प्लांट्स, देखिए यहां पे हमने शो किया है, ट्रीज या प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए इन सब्सटेंसेस को यूज करते हैं। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जिनको डिकम्पोज किया था,
जो बाद में सॉइल में मिल गए। देखिए यहाँ पे हमने सॉइल बनाया बताया है ब्लैक कलर से, ओके। तो जो रेसिड्यूज या जो डिकम्पोज सब्सटेंसेस है वो मिक्स हो गए सॉइल में, और सॉइल में मिक्स होने के बाद ट्रीज या प्लांट्स क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ के लिए उसको यूज करेंगे। जरा सोचिए क्या हुआ, प्लांट ट्रीज के पत्ते, लीव्स, ये सब खाए हर्बीवोरस ने, हर्बीवोरस को खाया कार्निवोरस ने, कार्निवोरस मरने के बाद जो अपने अवशेष या रेसिड्यू छोड़ के गए उनको खाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खा के डिकम्पोज किया, डिकम्पोज होने के बाद सॉइल में मिले, और सॉइल में आते ही प्लांट ने, ट्रीज ने अपनी ग्रोथ के लिए उनको यूज कर, मतलब यहां से निकला और वापस यहां आकर ही मिल गया। क्या ये एक तरह का साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ? देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां गया, यहां गया, यहां गया, और यहां से यहां गया, और यहां से यहां गया, और यहां से फिर ट्रीज में घुस गया। मतलब साइकिल गेट्स कंप्लीट। तो एक तरह का साइकिल चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, चौथी जगह से फिर से पहली जगह, मतलब वापस वहीं पे आ गया। और इसमें एक रोल और भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा? फूड प्रिपरेशन ऑफ प्लांट्स। फूड प्रिपरेशन ऑफ प्लांट किसके मदद से होता है? सनलाइट की मदद से। अगर सनलाइट ना होता तो फूड प्रिपरेशन ऑफ प्लांट नहीं हो पाता। अब जरा इस साइकिल को ध्यान से देखिए, अगर इनमें से क्या कोई एक ना हो तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसे? मान लेते हैं कि हर्बीवोरस है ही नहीं, मान लेते हैं कि हर्बीवोरस नहीं है। अगर हर्बीवोरस नहीं है तो इन पत्तों को, फूलों को, पेड़ों को, ये फ्रूट्स को कौन खाएगा? और अगर ये नहीं होते तो क्या होगा? ये एक दूसरे को खाएंगे, क्योंकि ये तो कार्निवोरस है ना, इनको अपनी भूख मिटानी है। और ऐसा भी हो सकता है, अब इस चेन में मैंने ह्यूमंस को ऐड नहीं किया, ह्यूमंस एनिमल्स में आ गए, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो दोनों ही है, वो हर्बीवोरस भी है और वो कार्निवोरस भी है। तो और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हर्बीवोरस उनको ना मिले तो ये सब किसको खाने के लिए आ जाएंगे? ह्यूमंस को। क्या हम 24 घंटे हमेशा गन्स या हथियार लेकर बैठ सकते हैं? और अगर हम हथियार लेके बैठेंगे तो हम हमारे काम कब करेंगे? ओके, तो इसका मतलब हर्बीवोरस का होना बहुत जरूरी है। अच्छा चलिए, तो इस चेन में ये होना जरूरी है। मान लीजिए ये कार्निवोरस खत्म हो जाएंगे, कार्निवोरस खत्म हो गए, किसी एक को खत्म करेंगे, पहले सभी को एक साथ नहीं खत्म करते। छोटे कार्निवोरस खत्म हो गए, छोटी कार्निवोरस खत्म हो गए तो क्या हो जाएगा? छोटे कार्निवोरस अगर खत्म हो गए तो हर्बीवोरस, कौन से हर्बीवोरस? कैटरपिलर और ग्रास हॉपर बहुत बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े एनिमल्स है ये जनरली इनको नहीं खाएंगे। ये जो बड़े एनिमल्स है ना, ये छोटे छोटे एनिमल्स को, जैसे कैटरपिलर है या फिर ग्रास हॉपर है, ये इनको नहीं खाएंगे। इनके लिए तो ये है ना हर्बी, बड़े वाले। और अगर ये छोटे कार्निवोरस अगर नहीं रहेंगे तो ये इनको नहीं खाएंगे, और अगर इनको नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हमारे जो क्रॉप्स है, हमारे जो फूड्स है, हमारे जो फ्रूट्स है, वो बहुत ज्यादा ये लोग खा जाएंगे, क्योंकि इनकी तादाद, इनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा ना। अगर ये नहीं होंगे तो इनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, और इनका पॉपुलेशन अगर बढ़ जाता है तो फिर हमारे क्रॉप्स जो है वो बहुत ज्यादा कंडीशन में खाए जाएंगे, खराब किए जाएंगे। मतलब इनका होना भी जरूरी है। अब अगर ये ना होंगे तो क्या होगा? ठीक है, ये वाले कार्निवरस है, ये बड़े वाले कार्निवरस नहीं है। बड़े वाले कार्निवरस अगर नहीं है तो फिर इनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी, और इनकी तादाद ज्यादा हो गई फिर क्या होगा? ये बढ़ जाएंगे, और इनका तो पॉपुलेशन उतना ही है ना, ये कम होते जाएंगे, ये कम हो जाएंगे, तो फिर से वही प्रॉब्लम। आपने बोला था कि हर्बीवोरस अगर खत्म हो गए तो फिर इनका क्या होगा? तो इसके वजह से इनका होना भी जरूरी है। ये तो हम देख चुके हैं, अगर प्लांट्स ही नहीं है तो फिर तो लाइफ ही नहीं होगा, हम खाएंगे क्या? क्योंकि ह्यूमंस जो है वो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के क्रॉप के ऊपर डिपेंड है। अगर यही नहीं होंगे तो हर्बीवोरस भी नहीं होंगे और ह्यूमंस भी नहीं होंगे।
अच्छा चलिए ठीक है, ये सब तो है। अब ये ही नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही नहीं होते तो क्या होता? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते तो हम अभी बहुत बड़े कचरे के भंडार, कचरे के बहुत बड़े पर्वत के आसपास रह रहे होते। क्यों? हजारों सालों की लीव्स, ट्रीज के ब्रांचेस, सड़े हुए फ्रूट्स, एनिमल्स के रेसिड्यूज, मतलब उनके अवशेष, स्केलेटन्स, ये सब जैसे के वैसे ही पड़े होते ना, इनको हम कहाँ रखते? क्योंकि यही वो डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिनकी वजह से ये छोटी छोटी चीजें हमको नहीं दिखती, 10-15 दिन में, 1 महीने में गायब हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इस चेन में, इस डायग्राम में का हर एक पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, हर्बीवोरस इंपॉर्टेंट है, कार्निवोरस इंपॉर्टेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसलिए वो रेसिड्यू जो है, मतलब जो उनके अवशेष है, वो एक डिकम्पोजिशन मटेरियल में, मतलब सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और डिकम्पोजिशन हो रहा है इसीलिए तो प्लांट्स ग्रो कर पा रहे हैं। ये डिकम्पोजिशन मटेरियल की वजह से सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं ना, ये डिकम्पोजन क्या है? तो एक तरह का फर्टिलाइजर, जिसकी वजह से सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होता है, और सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होगा तभी तो ये जो प्लांट और ट्रीज है ये अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। तो ये एक तरह का साइकिल है, एक तरह का क्या है? साइकिल, जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इज द साइकिल। और इसी साइकिल की वजह से हम बोल सकते हैं, ऐसी जो अलग अलग साइकिल्स है उससे बनता है एनवायरमेंटल बैलेंस। मतलब एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए ये सारे लोग जरूरी है, हर्बीवोरस भी जरूरी है, कार्निवोरस भी जरूरी है, छोटे कार्निवोरस भी जरूरी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिकम्पोजर्स भी जरूरी है, प्लांट्स भी जरूरी है, सनलाइट भी जरूरी है। ओके, सो दिस इज द एनवायरमेंटल बैलेंस। चलिए तो हम टेक्स्ट बुक में जाते हैं। देयर आर मेनी फूड चेन्स इन अवर एनवायरमेंट। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे फूड चेन्स हैं। बिकॉज ऑफ दिस फूड चेन्स एवरी लिविंग थिंग गेट्स द फूड। और इसी चेन की वजह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना फूड, अपना खाना मिल रहा है, और इसकी वजह से हम जिंदा रह पा रहे हैं। इट नीड्स एंड देयरफॉर कंटिन्यूज टू लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जमीन के अंदर रहते हैं, हेल्प द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। ठीक है, अभी देखिए, इनको बोलते हैं डीकम्पोजर्स, लेकिन ये जो प्रोसेस करते हैं उसको डीकम्पोजिशन बोलते हैं। डीकम्पोजर्स परफॉर्म, देखिए जैसे बैट्समैन बैटिंग करता है तो डीकम्पोजर्स जो है वो डीकम्पोजिशन करते हैं। ओके, डीकम्पोजिशन मतलब ये जो रेसिड्यूज है उनको एक फर्टाइल सब्सटेंस में बदलने का काम, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। चलिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल, जो कि जमीन में रहते हैं, वो क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन के लिए मदद करते हैं। किसका डिकम्पोजिशन? प्लांट रेसिड्यू, मतलब प्लांट्स के अवशेष। प्लांट्स के कौन से अवशेष होते हैं? अभी बताया, फूल, पत्ते जो नीचे गिर जाते हैं, या सड़े हुए फल, डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवर, या एक्सक्रीटा, या उनका वेस्ट मटेरियल, etc. As a result, substance that helps the growth of plants are formed. तो ऐसा सब्सटेंस जिसको मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजर, एक तरह का नेचुरल फर्टिलाइजर, वो तैयार होने में मदद होता है, और वो किसको हेल्प करता है? प्लांट्स को बड़ा होने में। एंड गेट एडेड टू सॉइल, और ये कहां पे जाता है? जमीन में। प्लांट्स यूज देम फॉर देयर ग्रोथ, और प्लांट उनको अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। दस प्लांट्स यूज सब्सटेंसेस इन द सॉइल। तो प्लांट्स वो जमीन में मिले हुए सब्सटेंसेस को यूज कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए। एंड व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, और जब यही प्लांट और यही जानवर मर जाएंगे तो उनका भी डिकम्पोजिशन होगा, और फिर से वो जमीन में ऐड कर दिए जाएंगे, मतलब वही फर्टिलाइजर वाला सब्सटेंस बन जाएंगे, और फिर से सॉइल में, मतलब फिर से जमीन में मिल जाएंगे। और मतलब क्या हुआ? तो स्टार्ट हुआ, देखिए जैसे यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पे खत्म हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे हम साइकिल। So this is an important cycle in the environment. Also living thing get continuous supply of water because of the water cycle. इसी तरह से हमने इसके प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था वाटर साइकिल को। जैसे यहाँ पे वाटर जो है वो हीट की वजह से एवेपोरेट होता है, बादलों में जाके क्लाउड बनता है, कंडेंस होता है, कंडेंसेशन की वजह से फिर पानी फिर से नीचे आता है, रेनफॉल होता है, रेनफॉल फिर से रिवर के थ्रू या लेक के थ्रू जो है, जमीन के थ्रू जो है, ग्राउंड वाटर के थ्रू, ये फिर से सी में आता है, और फिर से हीट होके फिर से एवेपोरेट होता है। तो फिर से मतलब क्या हो रहा है? कंटिन्यूस साइकिल चलती जा रही है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? वाटर साइकिल।
लिविंग थिंग्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर ब्रीदिंग एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक और साइकिल देखिए, मैंने क्या बोला था अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितने भी एनिमल्स है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। मतलब ऑक्सीजन हम खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट्स इसका उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट साइकिल है। मतलब प्लांट्स हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं और हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। सोचिए अगर प्लांट्स को भी ऑक्सीजन ही लगता तो या तो प्लांट्स ना जिंदा बचते या हम ना जिंदा बचते, या फिर हो सकता है कि दोनों ही जिंदा नहीं बचते। ठीक है, तो इसके वजह से ये साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी बहुत सारी साइकिल्स जो है वो एनवायरमेंट में चलती रहती है। Oxygen is given out in this process and gets added to air again. This too is a cycle in nature. There are several other such cycle in nature. और इसी तरह की बहुत अदर साइकिल्स इन नेचर में एग्जिस्ट होती है और इनका इंटरेक्शन जो है कंटिन्यूसली होता है। Thus there is an interaction among living things and between। तो देखिए इंटरेक्शन लिविंग थिंग्स के साथ तो हो ही रहा है। लिविंग थिंग मतलब कौन, जो जिंदा है, तो पेड़ और इंसान हम दोनों ही जिंदा है, तो इंटरेक्शन हो रहा है। और उसी के साथ साथ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच भी इंटरेक्शन होता है। द इंटरेक्शन गो ऑन कंटिन्यूसली। ये जो इंटरेक्शन है, ये जो इसको मराठी में बोलेंगे देवान घेवान। ठीक है, मतलब लेना देना जो है वो शुरू रहता है। दिस हेल्प्स टू मेंटेन द फूड चेन्स इन द एनवायरमेंट। और ये जो चीज है, ये जो इंटरेक्शन है, कंटिन्यूस इंटरेक्शन है, ये फूड चेन को मेंटेन करने में बहुत जरूरी है। व्हेन द वेरियस साइकिल इन एनवायरमेंट गो अनइंटरप्टेड, और ये जो अलग अलग जो साइकिल चल रही है ये अखंडितपने, या फिर जिसको मराठी में वर्ड है अखंडितपने, या फिर बिना किसी के इंटरफेयर के, बिना किसी के बीच बजाओ कि ये जब तक शुरू रहेगा एनवायरमेंटल बैलेंस बना रहेगा। एनवायरमेंटल बैलेंस गेट्स मेंटेन। मान लीजिए अगर इसमें से कोई भी एक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है, तो क्या होगा, अभी आपको बताया ना, कोई भी एक साइकिल, मान लीजिए वाटर साइकिल बीच में बंद हो गया। अगर वाटर साइकिल बीच में बंद हो गया तो क्या होगा, प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा। प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं होंगे। ग्रो नहीं होंगे तो हर्बीवोरस और ह्यूमन दोनों मर जाएंगे। हर्बीवोरस और ह्यूमन मर गए तो कार्निवोरस मर जाएंगे। कार्निवोरस मर गए तो डिकम्पोजर्स भी मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हर साइकिल बहुत जरूरी है। किसके लिए, एनवायरमेंटल का बैलेंस बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब बोला गया कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग थिंग्स, मतलब जिंदा रहने के लिए, लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन होना, बनाए रहना जरूरी है। देयर आर इनन्यूमरेबल टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। अर्थ पे अनकाउंटेबल, गिने नहीं जा सकते इतने टाइप के अलग अलग लिविंग थिंग्स है, मतलब जीवन या जीवित प्राणी है। देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट। कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन चालू है, किसका, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का। डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। अलग अलग रीजन्स में अगर हम जाएंगे तो अलग अलग तरह के एनिमल्स, प्लांट, ये जो है अर्थ के अलग अलग रीजन्स में हमको मिलेंगे। द वाटर साइकिल, वेरियस अदर साइकिल्स एंड फूड चेन्स इन नेचर हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस इन द एनवायरमेंट। दिस बैलेंस हैज बीन मेंटेन फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो वाटर साइकिल है या फिर फूड चेन्स है या फिर अलग अलग चेन्स जो नेचर में हो रही है, ये एनवायरमेंटल को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। और ये जो बैलेंसिंग चीजें हैं ये हजारों सालों से मेंटेन है अर्थ पे। जिस दिन बिगड़ जाएगा अर्थ के ऊपर की लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट पर प्लेस कर सकते हो। तो यहां पर हम करते हैं इस चैप्टर को फिनिश। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में प्लेस कर दीजिएगा, मैं वो क्लियर कर दूंगा। तो करते हैं इस सेशन को यहाँ पे क्लोज। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर ईवीएस पार्ट 1 का, जो कि है हमारा फैमिली वैल्यूज। ओके, तो यहाँ करते हैं इस चैप्टर, इस सेशन को क्लोज। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।